हाय व्यूअर्स, मैं अनिता कुमार और मैं आप सभी का वेलकम बैक करती हूँ इंग्लिश विद आइजना पे। आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन जो कि हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स वॉज फाउंड एज द रिजल्ट ऑफ ए मेटियोर क्रैशिंग इनटू अर्थ ड्यूरिंग द प्लेस्टोसिन एपॉक। मतलब कि पृथ्वी पर जब एक उल्कापिंड गिर गया था तो उसके कारण जिस झील का निर्माण हुआ था वो कौन सी झील है। तो गाइस, जो पृथ्वी पर जब उल्कापिंड गिरा था उसके कारण जो झील बनी थी वो बनी थी महाराष्ट्र में, जो कि है लोनार झील। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लोनार झील। एक है हमारी लोकटक झील और एक है लोनार झील। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। जो लोकटक जो लेक है वो कहाँ पर है, वो है हमारे मणिपुर के अंदर। ये है मणिपुर के अंदर और इसके ऊपर हमारे देश का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क बना हुआ है। तो लोकटक लेक मणिपुर में है और जो लोनार लेक है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। सांबर झील ये राजस्थान में है और हमारे एक खारे पानी की झील है। ये जो वुलर झील है ये सबसे बड़ी साफ पानी की या फिर मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी इंडिया की मीठे पानी की झील है और ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। नैनी लेक ये नैनीताल में है, उत्तराखंड में। ठीक है गाइस, तो जो ये उल्कापिंड होते हैं, अब देखो ये क्या होते हैं, मेटियोर या फिर उल्कापिंड अपन जिनको बोले। आप जानते हैं कि ये मार्स है हमारा, मंगल ग्रह, और यहाँ पे एक आर्बिट्ररी लाइन बनी होती है, आर्बिट्ररी बैंड। उधर हमारा बृहस्पति ग्रह या फिर जुपिटर ग्रह। यहाँ पे क्या है, कुछ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह कभी कभी अपनी कक्षा को छोड़कर पृथ्वी के वातावरण में आ जाते हैं। बहुत बार तो ये नष्ट हो जाते हैं और कभी कभी पृथ्वी पर गिर जाते हैं और बहुत नुकसान करते हैं। और इसी तरह के उल्कापिंड के गिरने के कारण हमारी पृथ्वी पर जो है लोनार झील का निर्माण हुआ था। ठीक है गाइस, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। न्यूयॉर्क, अमेरिका में यूएन का हेडक्वार्टर है। और यूएन की जो स्थापना की वो 5 देशों ने मिलकर की। और ये 5 देश कौन से थे, तो ये 5 देश वो थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध जीता था। तो किन देशों ने द्वितीय युद्ध जीता था, एक था फ्रांस, रशिया, यूके, चाइना और यूएस यानी कि अमेरिका। इन 5 देशों ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था और इन्होंने यूनाइटेड नेशन की स्थापना की थी। ये 5 देश यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर है। और यहाँ की जो ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस यहाँ पर चलती है वो कौन सी चलती है, एक तो चलती है फ्रेंच लैंग्वेज चलती है यूएन में, इसके अलावा रशियन लैंग्वेज चलती है और स्पेनिश भी यहाँ की एक लैंग्वेज है, और इंग्लिश और चाइनीज़ और अरेबिक यहाँ पर ये लैंग्वेजेस चलती है। पर ऑफिशियली जो वर्क होता है वो इंग्लिश में होता है और फ्रेंच लैंग्वेज में होता है। बाकी यूएन में इतनी सारी लैंग्वेज है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश है, इंग्लिश है, चाइनीज़ है और अरेबिक है। पर जो काम होता है ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस जो है वो फ्रेंच और इंग्लिश है। तो गाइस, यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अब बढ़ते हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव की राजधानी थी, जो पल्लव वंश के राजा थे उनकी राजधानी क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा कांची। कांची जो थी वो पल्लव की राजधानी थी। गाइस, आपको याद होगा कि पल्लव वंश का एक बहुत फेमस राजा था नरसिम्हा राव। ये जो नरसिम्हा राव था ये पल्लव वंश का सबसे ज़्यादा फेमस राजा था। और इसने क्या, पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। इसने किसको हराया था, पुलकेशिन द्वितीय को इस नरसिम्हा राव ने हराया था। इसके बाद ये जो पुलकेशिन द्वितीय था ये चालुक्य वंश का राजा था और इसकी राजधानी कौन सी थी, वातापी। इस पुलकेशिन की राजधानी थी वातापी। यहाँ से नरसिम्हा राव को टाइटल मिला था वातापी कुंड, मतलब जिसने वातापी को जीत लिया। ठीक है, अब एक बात और आपको याद होगी कि दिल्ली से देवगिरी और दौलताबाद कैपिटल किसने शिफ्ट करी थी। दिल्ली से जो देवगिरी थी वहाँ पे किसने कैपिटल शिफ्ट करी थी, तो वो था द वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से
और दौलताबाद देवगिरी पे अपनी जो है वो शिफ्ट कर दी थी कैपिटल। अब बचा हमारा लास्ट ऑप्शन कन्नौज। तो कन्नौज अपनी राजधानी किसने शिफ्ट करी थी? वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज शिफ्ट करी थी। और ये हर्षवर्धन वही है जिसने पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध किया था और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ था और उसके बाद एक अभिलेख या फिर एक इंस्क्रिप्शन लिखा गया था। और ये इंस्क्रिप्शन किसने लिखा था? ये लिखा था रविकृति ने लिखा था। अब रविकृति कौन थे? तो ये जो नरसिम्हा राव थे चालुक्य वंश के राजा, इनके कोर्ट पोएट थे और इन्होंने ये इंस्क्रिप्शन लिखा था आई हॉल। और ये काय पे लिखा गया था? जो पुलकेशिन जो द्वितीय है, सॉरी इस पुलकेशिन द्वितीय के कोर्ट पोएट थे और उन्होंने ये लिखा था आई हॉल नाम का इंस्क्रिप्शन, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। तो इसके बारे में पूरे उसकी चीज़ के बारे में लिखा गया है। तो गाइस पल्लव की जो राजधानी थी वो कांची थी। और उसके अलावा अपन ने अलग जो डिटेल्स देखी है वो ये देखी है कि जो पल्लव वंश का जो राजा था नरसिम्हा, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, क्योंकि चालुक्य वंश का राजा था और इनकी राजधानी वातापी थी। और यहाँ से जो नरसिम्हा को टाइटल मिला था वतोपी कुंड, मतलब जिसने वतोपी को जीत लिया। और अब दिल्ली से जो देवगिरी और दौलताबाद जो कैपिटल शिफ्ट करी थी वो करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक को इंडिया का वाइजेस्ट फुल भी कहा जाता है। और कन्नौज में जो अपनी राजधानी शिफ्ट करी थी वो करी थी हर्षवर्धन ने। और हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध में हार गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारा मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अब सवाल आता है कि 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल को WHO की स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अपन विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो हम विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। और इसके जो हेड पर्सन है वो है डॉक्टर टेड्रोस। किसके? विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो हेड पर्सन है वो है डॉक्टर टेड्रोस, जो कि इथोपिया देश से बिलोंग करते हैं। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लेख राज्य सरकारों को पंचायत को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित करता है? तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 40 है वो इस चीज़ के लिए यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती जिम्मेदारियों को सूची में परिभाषित किया गया है? अब देखो गाइस, इसका क्या मतलब है? अलग अलग अनुसूची, कोई सूची में अनुसूची केंद्र की, मतलब किसी चीज़ पर केंद्र कानून बना सकता है। कोई अनुसूची राज्य की, मतलब किसी चीज़ पर राज्य कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलके कोई कानून बना सकते हैं। तो छठी जो अनुसूची है इसमें तो दिया गया है शेड्यूल्ड एरिया, जो हमारे अनुसूचित जाति के जो एरिया है हमारे देश में, जो राज्य है इसमें उसके बारे में लिखा है। और 7वीं अनुसूची में दिया गया है केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, ये 7वीं अनुसूची में दी गई है। 8वीं अनुसूची में दिया गई है लैंग्वेजेस। और हमारे देश में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? तो हमारे देश में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और 9वीं जो अनुसूची है इसमें दिया गया है लैंड रिफॉर्म बिल को, जो मतलब कि जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म किया गया था। और ये कब ख़त्म की गई थी? तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ये ऐड की गई थी 9वीं सूची। और उसी टाइम पे लैंड रिफॉर्म बिल को ख़त्म किया गया था, जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म किया गया था। तो बस आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। तो सिंधु घाटी के लोगों के जो व्यापारिक संबंध थे वो थे मेसोपोटामिया देश के लोगों से। सिंधु घाटी के लोग व्यापार करते थे और उस समय जो व्यवस्था थी वो बहुत प्रगतिशील थी। तो गाइस, जो भारत का इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है।
जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी जो प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में सबसे अधिक उन्नत थी। अलग अलग देशों में जितनी भी सभ्यताएं थी उन सबसे ज़्यादा ये प्रगतिशील थी। और 1920 में जो भी भारत ने किया उसमें वहाँ पे बहुत सारे उत्खनन करा है। उससे वहाँ पे क्या हुआ, 2 देश में मिले थे या 2 सभ्यता में मिली थी, हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। ठीक है गाइस, तो जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी खोज करी थी दयाराम साहनी ने। इसकी खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी। और मोहनजोदड़ो की खोज करी थी राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज करी थी 1922 में। मोहनजोदड़ो को अपन मृतकों का टेला भी कहते हैं। अब हमें हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या चीज़ें मिली थी? हमें मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति कहाँ से मिली थी? हड़प्पा सभ्यता से। और एक बड़ा अन्नागार भी मिला था। बड़ा अन्नागार भी हमें कहाँ से मिला था? हड़प्पा सभ्यता से। और एक बैलगाड़ी भी मिली थी। इसके अलावा हमें मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला? तो विशाल स्नानागार वहाँ पे मोहनजोदड़ो में हमें मिला था। अन्नागार भी हमें मोहनजोदड़ो में मिला। और एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की बुनी और बुने हुए कपड़े, ये सब हमें मोहनजोदड़ो से मिले थे। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि उस टाइम की जो व्यवस्था थी काफ़ी प्रगतिशील थी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र में आता है? अब हमारे देश में जो आर्थिक गतिविधियाँ है उनको 3 चीज़ों में बांटा गया है। एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक में तो कौन सी चीज़ आती है? कृषि, खेती, एग्रीकल्चर और इससे जुड़ी हुई चीज़ें जैसे कि मछली पालन, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं? इन सब चीज़ों पे काम करने वाले। और तृतीय क्षेत्र में आ जाता है हमारा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जो हमारा आता है टर्शरी के अंदर, जैसे कि परिवहन, भंडारण, बैंकिंग, ये सब किस चीज़ के अंदर आ जाएंगे? टर्शरी सेक्टर के अंदर या फिर तृतीयक, क्योंकि ये सब क्या हमें सेवाएं दे रहे हैं। परिवहन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग भी क्या हमें सेवाएं दे रहा है। कोई वेयर हाउसिंग है तो वो भी क्या हमें एक तरह की सेवा देने का काम कर रहे हैं, तो ये टर्शरी के अंदर आते हैं। पर जो चीनी कारखाना है ये आएगा हमारे द्वितीयक के अंदर, क्योंकि चीनी जो हमें खेती से मिलती है उसके बाद वो कारखाने में जाके वहाँ पे उसका निर्माण होता है। ठीक है गाइस, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है जैन धर्म के संस्थापक थे। तो गाइस जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभनाथ, स्वामी ऋषभनाथ। ये जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर भी थे। और अभी जो 23वें तीर्थंकर, जो लास्ट तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है गाइस, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर के पहले शिष्य थे, तो इसका आंसर बन जाएगा जमाली। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेजर रॉक एडिक्ट 13। इस पे जो है कलिंग पे जो अशोक ने विजय प्राप्त करी थी उसका उल्लेख किया गया है। अब अशोक ने जो भी शिलालेख बनाए हैं उनका उद्देश्य क्या है? तो अशोक के धम्मा पॉलिसी के बारे में बताना, धम्मा पॉलिसी में अशोक ने क्या काम किया, उन सब चीज़ों को बताने के लिए जो है इन सब शिलालेखों का निर्माण किया गया है। और अशोक वही है जिसने पाटलिपुत्र में तीसरी बुद्धिस्ट काउंसलिंग करवाई थी। पाटलिपुत्र में तीसरी बुद्धिस्ट काउंसलिंग किसने करवाई थी? तो अशोक ने करवाई थी। और अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी जो उनकी थी संघमित्रा, इन दोनों को सिलोन यानी कि श्रीलंका भेजा था। कहाँ पे भेजा था? सिलोन। और काय के लिए भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिलोन श्रीलंका में भेजा था। अशोक के सभी शिलालेखों को जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। ठीक है गाइस, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? तो गाइस जब हमारा संविधान बना था तो हमने अलग अलग देशों के संविधान से उनके कॉन्सेप्ट उठाए थे। तो अमेरिका से जो हमने ली थी पावर ऑफ जुडिकल रिव्यू, मतलब कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से। इसके अलावा हमने अमेरिका से ली है मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से। और न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता,
मतलब कि किसी भी इंसान किसी भी चीज़ से पहले हमारा संविधान होगा। ये भी हमने कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर अपन महाभियोग चला सकते हैं। उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय को हटाने की विधि, ये सब हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से हमने लिए हैं। और ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? तो ब्रिटेन से हमने लिया है संसदात्मक शासन प्रणाली। क्या लिया हमने? संसदात्मक शासन प्रणाली है। एकल नागरिकता ली है, सिंगल जो होती है वो ली हमने ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया ली है। विधि का शासन मतलब कि देश में कानून का नियम होगा, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है गाइस, इसके अलावा हमने आयरलैंड से भी कुछ लिया है। हमने हमारे देश के जो नीति निर्देशक तत्व है डीएसपी, वो हमने लिए हैं आयरलैंड से। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये भी हमने आयरलैंड से ली है। इसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ लिया है, जैसे कि प्रस्तावना की भाषा, जो हमारे संविधान में पहले जो प्रस्तावना की भाषा लिखी गई है, और वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके अलावा समवर्ती सूची का प्रावधान और केंद्र और राज्य के बीच जो भी संबंध है, वो सब हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है? तो जर्मनी से संविधान से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, मतलब कि जब हमारे देश में अगर आपातकाल लगेगा तो हम मौलिक अधिकार हटा सकते हैं। यह सब हमने जर्मनी से लिया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज। तो हमारे देश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। ये हमारे देश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और अभी जो वर्तमान में हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं वो है न्यायमूर्ति श्री एन वी रमन। ये हमारे देश के अभी हाल फिलहाल में जो है मुख्य न्यायाधीश है। तो गाइस, ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।